हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आखिरी टॉपिक कह सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का आखिरी टॉपिक है कैपेसिटर। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा जो अपकमिंग चैप्टर्स है वो कंपैरेटिवली छोटे हैं, जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। ये एक टॉपिक है, मतलब ये एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बहुत ज्यादा लंबा चलता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिलेबस में है और सिलेबस में इसका बहुत ही कम पार्ट रिमूव किया, बहुत ही कम पार्ट। इतना कम पार्ट रिमूव किया है कि मतलब आधा वीडियो रिमूव किया, आधा वीडियो भी उससे भी कम रिमूव किया है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो कैपेसिटर, सिंपल सा वर्ड है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। इन सिंपल बात है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का साफ साफ मतलब है हम लोग चार्ज को लेकर डील कर रहे हैं, चार्ज के इफेक्ट, कॉजेस, इफेक्ट, वो सब को लेकर डील कर रहे हैं। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। जो चीज चार्ज को स्टोर करता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा कैपेसिटर। ठीक है, और उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टर का एग्जांपल, सिंस आप लोग कैपेसिटर से उतना फेमिलियर नहीं हो, रेजिस्टर का एग्जांपल दूंगा तो थोड़ा आप फील आएगी। रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर उस डिवाइस का नाम है जो करंट को जाने से रोकती है या करंट को अपोजिशन देती है, उस डिवाइस का नाम है। वो डिवाइस कितना अपोजिशन देती है, मतलब कितना ज्यादा रोक पाती है करंट को, उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया कि उसी तरह नाम डिवाइस का कैपेसिटर है, लेकिन वो कितना हद तक स्टोर कर सकता है इसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस समझाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी बॉडी में जब हम लोग चार्ज स्टोर करते हैं, कोई बॉडी में हम चार्ज स्टोर करते हैं तो हमें एक किस्म का वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है बताता हूँ। मान लो इस बॉडी में ऑलरेडी कुछ चार्ज है, इस बॉडी का ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल V1 है, ऑलरेडी कुछ एक पोटेंशियल V1 है। कितना पोटेंशियल है? V1। ठीक है, अब मान लो मैं कहीं दूर से इनफाइनिट से एक चार्ज Q लेके आया, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल V1 से कितना हो गया? V2 हो गया। V1 से कितना हो गया? V2 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस बॉडी के पोटेंशियल में इजाफा हुआ है? इस बॉडी के पोटेंशियल में इजाफा हुआ है चार्ज Q के लाने से। ऑब्वियस सी बात है, तुम जब बॉडी में चार्ज को बढ़ाओगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं? उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो कितना हुआ? V1 से लेकर V2 तक गया। अब हमको ये पता है कि वर्क डन, ये पता है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये सब छोड़, इक्वल टू Q VB माइनस VA। इन सिंपल वर्ड्स, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक बात बता, अगर V1 पहले मान ले 5 वोल्ट था, मैं चार्ज Q को लेके आया, 5 से 10 वोल्ट हुआ, 5 से 10 नहीं, मान ले 8 वोल्ट हुआ, तो 3 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। अब मान ले एक और बॉडी है, उसमें 5 वोल्ट था, मैं सेम चार्ज Q लेके आया, उसमें 5 वोल्ट से मान ले 12 वोल्ट हुआ, तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल कितने का है? 7 वोल्ट। इसमें चेंज इन पोटेंशियल कितने का है? 3 वोल्ट। तो ज्यादा वर्क मुझे किसमें करना पड़ेगा? इसमें मुझे चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसमें मुझे अगर ज्यादा वर्क करना पड़ा किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज में लेके आ रहा हूं लेकिन काम इसमें मुझे ज्यादा लग रहा है, तो इसका चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी कम। इसमें मैं कम काम करके ही ज्यादा चार्ज लेके आ पा रहा हूं, तो इसका चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि यहां से हमें समझ में आया कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को डिफाइन ऐसे किया गया, अमाउंट ऑफ चार्ज इंट्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल को सिंपली V से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे सिंपली V से रिप्रेजेंट किया है। V रिप्रेजेंट चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, अब दोबारा बताता हूँ, सुन अच्छे से। एक बार बता, चार्ज अगर हमको किसी बॉडी में स्टोर करना है तो हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना चार्ज स्टोर करना है, और उतना चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। यानी कैपेसिटेंस और द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच चार्ज वी आर गोइंग टू स्टोर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच वर्क वी हैव टू डू। क्योंकि जितना कम काम कर पाएंगे उतना ज्यादा हम लोग चार्ज प्लेस कर पाएंगे। इसीलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दैट इज व्हाट कैपेसिटेंस इज, Q इक्वल टू Q बाई V। किसी किताबों में ऐसा भी एक्सप्लेन किया गया है, हालांकि मतलब किताबों में बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी बॉडी में चार्ज Q है और उसका पोटेंशियल V है, चार्ज Q है उसका पोटेंशियल V है, देन कैपेसिटेंस सिंपली डिफाइन एज Q बाई V, ऐसा बोल दिया गया। हालांकि प्रॉपर फील से हमें आना चाहिए, द प्रॉपर फील हमको आना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर
अभी यहां से हम लोग ये समझेंगे कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है। यूनिट क्या है? कूलम पर वोल्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज फैरेड, FARAD, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई भी डाउट? अच्छा, एक सिंपल सा मैं आपको प्रॉब्लम करा देता हूँ। अच्छा, ये वाला आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। एक न्यूट्रल बॉडी था, उसमें ए चार्ज 2 कूलम इज introduced so that potential of body becomes 10 volt. Find capacitance. इसका C कितना होगा? C इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q/V। कितना चार्ज इंट्रोड्यूस किया? 2 कूलम, और कितना वोल्ट हो गया बॉडी का पोटेंशियल? 10 वोल्ट। अच्छा, आप बोले कि सर चेंज इन पोटेंशियल क्या है? इनिशियली न्यूट्रल थी, इनिशियली न्यूट्रल यानी इनिशियल पोटेंशियल 0, चार्ज लाने के बाद पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट। तो ये आपका हो गया बेटा 0.2 फैरेड। सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल कभी आने वाले नहीं है, लेकिन जस्ट आपको फील आ जाए इसलिए मैंने करा दिया। काइंडली इसको नोट डाउन कर लो। ये एक पर्टिकुलरली बोक्स टाइप का सवाल है, व्हाई ए बॉडी कांट बी चार्ज इनफाइनाइटली। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी बॉडी को इनफाइनाइटली चार्ज नहीं कर सकते। खैर, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो एक बॉडी है, और उसको मैंने चार्ज दिया। इसमें चार्ज में देते जा रहा हूँ। मान लो मैं देते जा रहा हूँ, कुछ भी करके मैं देते जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत चार्ज दे दिया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि इमेजिन नहीं करते, बहुत चार्ज दे दिया। अच्छा, बहुत सारा चार्ज आएगा तो यहाँ पे होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी स्ट्रांग होते जाएगी। मान लो एक टाइम पे यहाँ पे 1000 चार्ज मैंने दिया था, 1000 चार्ज, ठीक है, 1000 कूलम, मान लो 1000 कूलम चार्ज दे दिया। इस कूलम चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई, 1000 नहीं, थोड़ा कम मान लेते हैं, मान ले 500 दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि यहाँ पे रखे हुए जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल कैसा होता है? एक प्लस होता है, एक नेगेटिव होता है। उसमें न्यूक्लियस और बाहर का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, या मतलब हर गैस मॉलिक्यूल का एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव एंड जनरली क्या? इट इज द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव एंड इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव एंड किस तरफ फोर्स फील करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। नेगेटिव एंड किस तरफ फोर्स फील करेगा? इस तरफ। तो मान लो गैस मॉलिक्यूल्स का ऐसा हालत हो गया भाई, ड्यू टू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रांग किया, कैसे? चार्ज और इंट्रोड्यूस करके। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाई कांट ए बॉडी बी चार्ज इनफाइनाइटली। तो मैं इनफाइनाइट चार्ज डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ। तो मैंने दिया, तो ये मतलब बहुत वीक हो गया। ठीक है, मैंने और दिया 600, 700, 800, मान ले 1000 जैसे दिया, ये टूट गया। मान ले इतना इनका बीच का मतलब फोर्स बढ़ गया, क्योंकि नेगेटिव विल कॉन्स्टेंटली फील द फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड पॉजिटिव इज कॉन्स्टेंटली फीलिंग ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगने लगा, टेंसाइल खिंचाव वाला फोर्स लगने लगा। तो जिसमें मान लो 1000 कूलम दिया, तो क्रिटिकल वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको ई क्रिटिकल अभी के लिए बोलते हैं। एक क्रिटिकल वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल टूटे। अच्छा, कितने गैस मॉलिक्यूल टूटे होंगे बेटा? जितने आसपास होंगे। और एक ऐसे तो नहीं एक टूटेगा, बहुत सारे टूटेंगे, हर तरफ से टूटे होंगे। मैंने तो बस एक साइड का डायग्राम बनाया। तो सारे नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पे जंप करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जंप करके आएंगे तो सरफेस का कुछ नेगेटिव, सरफेस का कुछ पॉजिटिव इस नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सरफेस का कुछ पॉजिटिव इस आने वाले नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं गैस मॉलिक्यूल के जो आयन से, ये कहाँ जाएंगे? ये भाग जाएंगे। कहाँ पे भाग जाएंगे? इनफाइनाइट में भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये इनफाइनाइट में भाग गए, और यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम हो गया। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही चार्ज कम हुआ, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज कम होकर मान ले कितना हो गया? 800 हो गया। अच्छा, कम कैसे हुआ? ये भी सवाल, कम कैसे हुआ? देखा ना, वो नेगेटिव चार्ज जो आए, उन्होंने सरफेस के पॉजिटिव को क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया ना। सरफेस के काफी सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आया कि नहीं? चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। अब जैसे ही यहाँ का देखो, यहाँ पे जो आयंस थे वो इस तरफ आगे चिपक गए, पॉजिटिव वाले दूर चले गए। तो बीच में हल्का सा वैक्यूम का क्रिएट हुआ, तो आसपास के एयर मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे आ गए। और जैसे वो लोग यहाँ पे आए, उनको फिर से ये स्ट्रेच फील हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज अभी भी है, उनको ये स्ट्रेच फिर से फील हुआ। फिर से मैंने चार्ज बनाने की कोशिश किया। जैसे ही मैंने 1000 किया, अगेन क्या हुआ? गैस मॉलिक्यूल टूट गए, नेगेटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। यानी कि
चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज हो गया, फिर से न्यूट्रलाइज हो गया, मान ले 600 या 800 कुछ भी हो गया, ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन शॉर्ट हमारा बात ये है कि मैं इस पर्टिकुलर मीडियम में रख के 1000 कूलम से ज्यादा नहीं कर सकता, 1000 कूलम से ज्यादा नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर बॉडी में, अगर मेरे पास ये मीडियम रहा तो, ये मीडियम रहा तो। ठीक, समझ में आया? तो इसीलिए मैं कभी कभी, तो हमारा पहला लिमिटेशन हो गया, फर्स्ट लिमिटेशन हो गया, फर्स्ट लिमिटेशन हो गया, वो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम मीडियम डिपेंड कर रहा है। क्योंकि देख, अब मैंने मान ली यहाँ पे जो ये जो गैस मॉलिक्यूल था, ये मान ले तुम्हारा हीलियम था, मान लेते हीलियम था। अच्छा, मान ले मैंने हीलियम को हटा के मान ले मैंने वो लेके आ गया, आर्गन, मान ले आर्गन भी गैस है, आर्गन लेके आ गया। अब मैंने ये नोटिस किया कि भैया 1000 कूलम की जगह इसको 1500 कूलम लग रहा है गैस मॉलिक्यूल को टूटने में। हो सकता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो टूटेगा इसमें भी तो डिपेंड करेगा ना कि इसके नेगेटिव और इसके खुद के पॉजिटिव एंड में कितना अट्रैक्शन फोर्स है। इन शॉर्ट वो एटम पे भी डिपेंड करेगा, गैस एटम या गैस मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में वो टूटे। हो सकता है कि उसको आर्गन वाले को ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए टूटने के लिए, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए टूटने के लिए, मतलब यहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा टूटते टाइम, यानी कि मान लो 1500 कूलम में टूट रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम कितना स्ट्रांग है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मीडियम टूटता है, ये जो मीडियम टूटता है, दिस मीडियम का टूटना अपने आयंस में, दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं या पंचरिंग ऑफ मीडियम कहते हैं। देख, पंचरिंग ऑफ मीडियम तो समझ में आ रहा है कि अचानक से मीडियम में मॉलिक्यूल से टूट गए, ऐसा कुछ हो गया। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? मीडियम और मीडियम का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसी का मतलब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और मैंने शायद पिछले भी कुछ एक वीडियो में कवर किया था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, ये ई क्रिटिकल है। What is E critical? E critical is that value of electric field. सुनना अच्छे से, it is that value of electric field जिस वैल्यू में मीडियम टूट गया, जिस वैल्यू में मीडियम टूट गया। तो E critical को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझ में आया कि नहीं? इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का होता है, फॉर एयर it is 3 into 10 power 6 वोल्ट पर मीटर। जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को याद नहीं, किसी किसी किताब में 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, किसी में 2 into 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, इसकी वर्मा में ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पहला काम ये करना है कि मेरा जो नोट्स है कैपेसिटर का, उसका पहला पेज अच्छे से पढ़ लो। पहले पेज में आपको ये सारा कुछ, मैं जो ये सब जितना कुछ पढ़ा है, समझाया है अभी, वो सारा कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा। तो यू हैव टू स्टडी दिस, नो नीड टू मग इट अप, या तो वैसे भी कुछ नहीं करना है, समझ के जाओ। ठीक है। अच्छा, एक और पहला लिमिटेशन तो ये रहा, पहला लिमिटेशन तो ये रहा कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। अभी मान लें किसी बच्चे ने बोला कि सर हम लोग क्यों हवा में करें ये चीज, हम लोग पानी में क्यों नहीं करते? अच्छा, पानी में भी तो मीडियम है ना, पानी में तो मीडियम टूट सकता है। तो एक और बच्चे ने बोला कि सर मीडियम रखना ही क्यों है, मीडियम क्यों रखना है? स्पेस में जाओ, स्पेस में जाके करो, खुली आसमान में, वहां तो कोई मीडियम ही नहीं है। यानी अर्थ से निकल जाओ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाओ। वैसे तो कभी जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट तक जाती है, वो सब में भी नहीं जाएंगे। मान लो अर्थ से तुम इतना बाहर निकल गए कि जहाँ पे कोई गैस मॉलिक्यूल कुछ नहीं है, क्या तब हम ये कारनामा कर सकते हैं इनफाइनाइट चार्ज रखने का? ये सही सवाल है। तो सुन अच्छे से। तो एक बात बता, तब प्रॉब्लम क्या आती है? तब प्रॉब्लम ये आती है कि मान ले मैंने बहुत सारा चार्ज रख दिया, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज रख दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल बहुत बढ़ गया, बहुत सारा चार्ज रख दिया, जिसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये बता, जो अगला चार्ज तू लाएगा उसको लाने में तुझे बहुत वक्त करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको मैं पूरा बेसिक से समझाता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से फील आए। एकदम बेसिक से समझाऊंगा। मान ली ये बॉडी थी एक, इसमें कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं है इसमें, मैं कहीं से एक चार्ज लेके आया, प्लस एक चार्ज लेके आया, क्या मुझे इस चार्ज को लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज को जब मैं लेके आ रहा हूँ तब इसकी तरफ से कोई अपोजिशन नहीं है। ये तो न्यूट्रल है ना भाई, न्यूट्रल बॉडी में तुम कुछ भी ला के रख दो, क्या फर्क पड़ता है? तो इस चार्ज को लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया।
अगला पॉजिटिव, ये सारे चार्जेस में इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, सारे चार्जेस कहाँ से ला रहा हूँ, इनफाइनाइट से, ठीक है। ये माने इनफाइनाइट का लाइन है। इस चार्ज को जब मैं लेके आया तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव जो है इसको रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। तो मुझे लाने में कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे लाने में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, तो मैंने कुछ वर्क किया, अब लेके आ गया। अभी मैं तीसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, इसको जब लाऊंगा तो मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि अभी ज्यादा चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। तो चलो इसको भी मैं कैसे करके लेके आ गया। अब चौथा वाला जो चार्ज उसको लाने में और ज्यादा वर्क एंड सो ऑन, यानी कि फाइनली जब इस बॉडी में बहुत सारा चार्ज हो जाएगा तब आप एक और चार्ज लाना चाहोगे, एक और चार्ज लाना चाहोगे, तब आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को लाने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। पॉसिबल है क्या इनफाइनाइट वर्क कर सकते हो? It is not possible to perform infinite work, hence we cannot bring infinite charge in a body even in free space। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम इनफाइनाइट वर्क नहीं कर सकते। तो ये था एक दूसरा एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन है मीडियम को लेके, दूसरा इनफाइनाइट वर्क नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये वाला चीज आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला चीज सिलेबस में है, तो एग्जाम में आएगा तो पहला वाला लिखना है। हालांकि दोनों एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, समझ में आया। पहला वाला मीडियम के लिए, दूसरा वाला अगर मीडियम ना हो तब क्या क्या होगा। देख मीडियम हो या मीडियम ना हो, चार्ज इनफाइनाइट कर नहीं सकते। मीडियम होने से क्यों नहीं कर सकते, मीडियम नहीं होने पे क्यों नहीं कर सकते, वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नोट डाउन क्या करोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों में क्या सिमिलरिटी थी कि चार्ज हमेशा सरफेस में रहता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमको बोला कि कैपेसिटेंस कैसे निकाले। मान ले इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो इनिशियल कोई चार्ज नहीं है तो इनिशियल पोटेंशियल भी जीरो है, कोई मतलब नहीं अपने को। मान ले मैं चार्ज कैपिटल क्यू लेके आया और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा इसका, पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, वर आर इज द रेडियस। अगर मैं अच्छे से देखूं कि कितना है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, अगर आसपास का जगह आपका एयर है तो, ठीक है। चलो ये बता, वी नो सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, राइट। क्यू बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी दैट यू हैव गॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैपेसिटेंस। एक बार अच्छे से देखोगे तो कैपेसिटेंस जो है इसका दैट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ओनली। ऑब्वियसली बात है, रेडियस बड़ा होगा तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है वो, और रेडियस बड़ा होगा तो पोटेंशियल भी इसका कम ही रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर। अच्छा यहां से एक चीज है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू और V, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे जनरली क्या सोचते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी है ना, तो कैपिटल क्यू लिख लो, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। अब बच्चे सोचते हैं कि मैंने मान लो सवाल पूछ लिया कि अगर मैंने चार्ज को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा। बच्चे बोलते सर चार्ज को डबल किया तो कैपेसिटेंस भी डबल। गलत बात है बेटा, गलत बात है। क्यों? क्योंकि तू चार्ज को डबल करेगा इस बॉडी में तो पोटेंशियल भी ना इस बॉडी का डबल हो जाएगा। कैपेसिटेंस इज मेयरली ए रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, और हमें पता है कि चार्ज जैसे जैसे बढ़ते रहता है बॉडी का पोटेंशियल भी वैसे वैसे बढ़ते रहता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन साइज, शेप एंड मीडियम। ये बात दिमाग में रहना चाहिए, ये आता रहता है सवाल साइज, शेप और मीडियम पे। इनफैक्ट ये 2005 या 3-4 के टाइम पे आया था, AIPMT में से सवाल आया था, which in which of the following cases capacitance does not depend। किस चीज में कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। ऑप्शन थे साइज, शेप, मीडियम, चार्ज। तो जनरली बच्चे सोचते थे कि शेप में तो डिपेंड नहीं करेगा, ये सब फालतू चीजें सोचते रहते हैं। किस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता। बार बार बता रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा जैसे अब ये थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे मैं आपको एक और सिंपल चीज बताता हूँ। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आई। पता है बी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ बचकाने की 10वीं में पढ़े हो। एक वायर है, मान लो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है। अगर मैंने इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो क्या रेजिस्टेंस 2 ओम से बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि वायर से अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो
इन दोनों का रेशियो रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। रेजिस्टेंस क्या है, बॉडी के नाम के डायमेंशन पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं, ये बॉडी के डायमेंशन और मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसी तरह कैपेसिटेंस भी बॉडी का डायमेंशन और मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां से नोट डाउन कर लो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर हैविंग टोटल चार्ज क्यू। मान लो कोई कैपेसिटर है, कोई बॉडी है, कैपेसिटर एक नॉर्मल बॉडी होती है, ठीक है, उसमें बस चार्ज स्टोर्ड रहता है, तो उसके पास कुछ एनर्जी भी होगी। वो एनर्जी कितनी होगी, तो पहले एनर्जी क्या होगी वो सब थोड़ा सोच लेते हैं हम लोग। मान ली ये बॉडी है जिसमें टोटल चार्ज क्या था, कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था। लेकिन क्या इसमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू होने से बहुत समय पहले ये अनचार्ज हो रहा होगा, मतलब अनचार्ज रहा होगा, और इसमें हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चार्ज ला रहे होंगे और फाइनली इसमें टोटल चार्ज हुआ होगा कैपिटल क्यू। तो धीरे धीरे करके जब हम लोग चार्ज लेके आएंगे, तो उन चार्जेस को लाने में वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क इस बॉडी में एनर्जी के तौर पे स्टोर रहेगा। समझ में आया? इसमें जब हम लोग मान ले पहला चार्ज लेके आएंगे तो कोई वर्क अपने को करने का जरूरत है नहीं, कोई वर्क करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब दूसरा चार्ज को लेके आएंगे तब मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये रिपेल कर रहा होगा, तो मुझे कुछ एक वर्क मिला, मान लो W1। तीसरा चार्ज जब लाएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क हुआ W2, सिमिलरली W3 एंड सो ऑन। तो टोटल समेशन ऑफ ऑल द वर्क इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। क्योंकि इस सिस्टम को बनाने में मुझे ऐसे वर्क W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन वर्क मुझे करना पड़ा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम ये वर्क निकालेंगे कैसे। मान ले टोटल चार्ज कैपिटल क्यू होने से पहले, ये तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू हुआ नहीं है, बीच में कहीं पर चार्ज स्मॉल क्यू है इसमें। मान ले कैपिटल क्यू की वैल्यू 100 कूलम है, और मैं बीच में कहीं पे 70 कूलम में आके मैं एनालाइज कर रहा हूँ। 70 कूलम में आया और तब बॉडी का पोटेंशियल क्या था, V। इसमें चार्ज क्यू है और पोटेंशियल कितना है, V। तो मैं छोटा सा एलिमेंट्री डीक्यू चार्ज अगर लाना चाहूंगा, इनफाइनाइट से अगर डीक्यू चार्ज लाना चाहूंगा तो मुझे वर्क कितना पड़ेगा, V इंटू डीक्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज वी नो ये चार्ज डीक्यू कितना पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है, V माइनस 0। समझ में, ये तो सिंपल सी बात है। तो V इंटू डीक्यू हो गया एलिमेंट्री वर्क डन। तो टोटल वर्क, अच्छा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, याद है? C equal to Q by V, याद है कि नहीं? What is the capacitance of the body? Capacitance of the body is the ratio of charge present in it upon the potential of the body at any instant. Q by V है कि नहीं? तो अभी चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाई V। तो क्या मैं V इक्वल टू Q by C लिख सकता हूँ? समझ में आया? तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन C क्या है, कांस्टेंट मैंने बताया था, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल वगैरह पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो मटेरियल वगैरह कुछ चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो Q dQ, टोटल वर्क डन 0 से W, और टोटल चार्ज कितना है, 0 से लेकर कैपिटल Q तक है ना। इनिशियल चार्ज कुछ था नहीं, फाइनल चार्ज कैपिटल Q था। तो आंसर आ गया बेटा आपका Q स्क्वायर बाई 2C नेट वर्क डन, एंड दिस इज इन फैक्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और इसको हम लोग एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, E से इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी इज Q स्क्वायर बाई 2C, और इसको आप ऐसा बोल सकते हो हाफ Q स्क्वायर बाई C। अच्छा एक और चीज, सॉरी कैपिटल Q, माय बैड, कैपिटल Q। नेक्स्ट ये बता, मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, CV। टोटल चार्ज Q होगा, दैट विल बी इक्वल टू C इंटू टोटल पोटेंशियल V। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू टोटल फाइनल पोटेंशियल V। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ये Q की जगह हम लोग CV लिखेंगे, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, इट विल बिकम हाफ CV स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला। समझ में आया? मैं C को क्या लिख सकता हूँ, Q बाई V, रिप्लेस कर, हाफ CV स्क्वायर में C को लिख दे Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो तुम्हारी जो U की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ QV। तीन फॉर्मूला है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C और हाफ QV। ज्यादातर यूज इन दोनों का होता है, इसका यूज उतना नहीं होता, मैं बता रहा हूँ क्यों। अच्छे से देखिए, तीनों फॉर्मूले टोटल 3 टर्म से बने हुए हैं, पहले लिख लो आप लोग, आई होप लिख लिया होगा। ये तीनों फॉर्मूले 3 टर्म से बने हैं, वो है आपका Q, C, V, Q और C।
इसमें Q और C है, इसमें C और B है, इसमें Q और B है, यानी कि तीनों को किसी मतलब हर इक्वेशन में कोई भी दो यूज किया गया इनमें से। तो अच्छे से देखिएगा, पहला इक्वेशन में Q और C है। C क्या है? C क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। C फॉर कांस्टेंट नहीं है, C फॉर कैपेसिटर है। और कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है बॉडी का? कांस्टेंट होता है। तो अच्छे से देखिएगा, तो इस पूरी इक्वेशन में हाफ भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, एक मात्र किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। इस पूरे इक्वेशन में हाफ भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, V एक मात्र वेरिएबल है एनर्जी निकालने के लिए। लेकिन इस इक्वेशन में चार्ज भी वेरिएबल, V भी वेरिएबल, और हमको पता है कि चार्ज के साथ साथ V भी चेंज करता है, यानी कि आप अगर बॉडी में चार्ज को बदलोगे तो पोटेंशियल भी बॉडी का बदलेगा। इसलिए इस फॉर्मूले में कभी कभी हम लोग स्लाइट सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कभी कभी रिजल्ट एनालाइज करने में भी हम लोग गलती कर देते हैं। कैसी गलती होती है वो आगे आपको टाइम आने में पता चलेगा, करीब करीब 2-3 लेक्चर बाद। अभी के लिए आप बस याद रखो कि अगर आपको फॉर्मूला यूज करना हो, यूज दीज टू फॉर्मूला, एंड इनमें से भी सबसे ज्यादा फॉर्मूला हम लोग ये यूज करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का हमको अभी अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है। तो वी विल यूज पोटेंशियल, हाफ CV स्क्वायर विल बी द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग टू बॉडीज। पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या है। ये तो बॉडी है, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C2 है, मान लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटेंस है, ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल अलग है। लेट अस से कि V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम, तो दोनों को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा। तो पहली बात, जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। दूसरी बात, आपका फाइनली जो ऐसा होगा ना, फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट? कॉमन पोटेंशियल। और चार्ज जब जा रहा होगा वायर से तो एनर्जी का भी नुकसान होगा। कैसे? वायर हीट होकर, तो वो एनर्जी का नुकसान कितना होगा? वो होगा लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि वो हीट के तौर पे डिसिपेट हो जा रहा है। तो यही तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कराएंगे कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। मान ली सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल V हो गया, ठीक है। अच्छा मान ले, ऑब्वियसली बात है V1 ग्रेटर देन V2 बोला गया है, यानी चार्ज इससे इसमें जाएगा। तो इससे जब चार्ज चला गया इसमें, तो इसमें जो फाइनल चार्ज बचा वो था Q1, और इसमें जो फाइनल चार्ज बचा वो था Q2। कैपेसिटेंस में हमको पता है किसी तरीके का कोई चेंज आता नहीं है। तो पहली बात, अप्लाइंग, सबसे बेसिक चीज, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन। क्यों चार्ज कंजर्वेशन? अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो चार्ज इससे इसमें गया है। पूरे सिस्टम में जो इनिशियल चार्ज था क्या था? Q1 प्लस Q2। फाइनल भी सिस्टम में चार्ज कितना था? स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। अच्छे से देखिएगा तो चार्ज इन दोनों में आपस में बंटवारा हुआ है, लेकिन एज ए होल इन दोनों का सम तो चेंज नहीं हुआ ना, इन दोनों का सम तो वही है। समझ में आ रहा है? इतनी बेसिक सा चीज है, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू कितना होगा बेटा? C1 V1 प्लस C2 V2। स्मॉल Q1 कितना हो जाएगा? C1 V प्लस C2 V। तो V इंटू कॉमन V हो जाएगा और C1 प्लस C2 ले लो, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। जिनको लग रहा होगा कि Q का मैंने C1 V1 कैसे किया, ये पता होना चाहिए Q इक्वल टू CV। तो जनरल फॉर्मूला यही सबसे ज्यादा यूज होगा। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में याद है वो यूज करते थे, कूलम्स लॉ, हाफ Q1 Q2 बाई 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसी तरह ये वाला फॉर्मूला भी यूज होने वाला है। सो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल दैट वी हैव, C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल हो गया भैया। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फाइनल चार्ज कितना है? Q1। Q1 इक्वल टू क्या होगा? C1 इंटू V। व्हाट इज V? V इज C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 प्लस, सॉरी खत्म यहाँ पे। व्हाट इज Q2? Q2 इज C2 V। Q2 कितना होगा? C2 इंटू पोटेंशियल क्या है इस बॉडी का? V। C2 इंटू V, व्हाट इज C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। हो गया भाई, सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। याद है ऐसा सवाल मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी कराया था। तो इनको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, कैपेसिटेंस का टर्म लाके, तो वो इजी हो जाता है। आपने पहले जैसे किया था उससे भी रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। ये खत्म हुआ। तो हमारा बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग टू बॉडीज भी आ गया है। पहली बात, फाइनल जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये फाइनल पोटेंशियल लिख लो बेटा इस चीज को।
आई होप लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पोटेंशियल लॉस इन एनर्जी, क्योंकि हम लोग ये सारा कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, लॉस इन एनर्जी, कि कितना एनर्जी लॉस हुआ, कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो एक बात बता, जो एनर्जी का लॉस होगा पहले किस लिए होगा, क्योंकि वायर से जब चार्ज जाएगा, वायर से जब कोई चार्ज जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो हीटिंग इफेक्ट में एनर्जी का लॉस होगा। अब मेन बात है कि कितना एनर्जी का लॉस होगा, वो कैसे निकालेंगे। मान ले सिस्टम की इनिशियल एनर्जी थी 100 जूल और अभी सिस्टम की फाइनल एनर्जी है 80 जूल, 80, तो 20 जूल तो वेस्ट हो गई ना। तो 20 जूल कैसे निकालेंगे, 100 जूल माइनस 80 जूल, दैट इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो डेल्टा यू लॉस is equal to initial energy of system, sorry, minus final energy of system. What is the initial energy of system? half, कोई सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर इनिशियल एनर्जी। फाइनल सिस्टम की एनर्जी कितनी है, फाइनल जो सिस्टम की एनर्जी होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ऐसा कर हाफ कॉमन ले ले, क्या बचता है, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे C1 प्लस C2 कॉमन जाएगा कि नहीं, इंटू V स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, V को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से V को मैंने रिप्लेस कर दिया, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे V स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अच्छे से देखेगा तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छे से देखेगा, C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, एक C1 प्लस C2 बचेगा, एक C1 प्लस C2 बचेगा। कोई भी डाउट। अब हम लोग का काम क्या है, C1 प्लस C2 का एलसीएम लेना। C1 प्लस C2 का एलसीएम कैसे लेंगे, देख, हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है बेटा, सिंपल सा चीज है, मैंने C1 प्लस C2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम के अंदर लेके आ गया, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अभी हम लोग ओपन करेंगे पूरी चीज को। C1 फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर, सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होल डिवाइडेड बाय आपका हो गया बेटा C1 प्लस C2। ये माइनस क्यों दिया मैंने, क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, अब एक चीज देख, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। C1V1 स्क्वायर C1V1 स्क्वायर, C2V2 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर कैंसिल गया। अच्छे से देख, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 यहाँ भी है, तो C1 C2 कॉमन चले जाएगा, C1 C2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। हाफ C1 C2, इसको भी बाहर लेके आ जा, C1 प्लस C2 को, अंदर क्या बचा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। एक बात बता, ये अंदर वाला चीज किसका फॉर्मूला है, V2 माइनस V1 होल स्क्वायर का। तो योर डेल्टा U लॉस is coming out to be this। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, याद है ऐसा फॉर्मूला पहले भी देखा है हमने किसमें, कॉलिजन में। कॉलिजन याद है कि नहीं, वहां पे ऐसा था, जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उनका फाइनल एनर्जी क्या होता है, सॉरी लॉस एनर्जी कितना होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस बाय सम ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस का स्क्वायर। याद है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है कि डेल्टा यू लॉस हमेशा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देख, अगर दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 ग्रेटर देन V2 हो या V2 ग्रेटर देन V1, कुछ भी हो, उनका जब डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो वो टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है।
तो ये पूरी चीज पॉजिटिव है, हाफ तो पॉजिटिव है ही, तो पूरा डेल्टा यूलस हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव होने का साफ साफ मतलब क्या है कि डेल्टा यूलस हमेशा होगा, बॉडी हमेशा एनर्जी लूज करेगी whenever we connect two bodies via a wire and the energy is lost in the form of heat। इसका डेरिवेशन आता है बोर्ड्स में, सिंपल सा, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, नोट डाउन कर लो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा कैपेसिटर कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन, यानी कि हमने अभी तक जो पढ़ा था वो सब पढ़े थे हमने थियोरिटिकल कैपेसिटर कि हाँ एक बॉडी है उसका कैपेसिटेंस कुछ एक है, लेकिन रियलिटी में कैपेसिटर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पहला बात ये कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई बी, यानी कि मैक्सिमम Q मिनिमम V, तब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। सुनना अच्छे से, मैक्सिमम Q एंड मिनिमम V, ठीक है। वो कैसे अचीव करते हैं देखो, एक प्लेट है मान लें जिसमें पॉजिटिव चार्ज खूब सारा है, तो मैंने क्या किया, इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट एक और लेके आया, तो इस साइड में क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इस साइड नेगेटिव आया, क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव इंड्यूस होता है, और ये सिर्फ न्यूट्रल था तो पीछे में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, पीछे वाले प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया, पीछे की तरफ से हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया, तो सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींच के रख रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं जा पाएगा। अब तुम अच्छे से देखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की इनिशियली पोटेंशियल काफी ज्यादा थी, लेकिन इस नेगेटिव के आने की वजह से इस नेगेटिव का प्रकोप इसमें पड़ रहा है कि नहीं, तो ये वाला नेगेटिव इसका पोटेंशियल को बहुत ज्यादा कमाएगा कि नहीं। हालांकि देखो इस प्लेट का चार्ज जो था दैट इज सेम, देख इनिशियली ये प्लेट क्या थी, इनिशियली ये प्लेट सिंपली ऐसी थी, तो इसका चार्ज भी ज्यादा पोटेंशियल भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम मैंने बना दिया, अब देख पॉजिटिव का चार्ज तो वही है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज भले ही दूर है, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ रहा होगा इसमें, जिसकी वजह से ये इस प्लेट का पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। यानी चार्ज हमारा सेम रहा, हमने पोटेंशियल को बहुत कम कर दिया, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो गई, बढ़ गई, हमारी कैपेसिटेंस क्या हो गई, बढ़ गई। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर को ही सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें मिनिमम पोटेंशियल में हम लोग मैक्सिमम चार्ज स्टोर करते हैं। इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि हमारा कैपेसिटर बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे कैपेसिटर बहुत हमें ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड द डिजाइन, डिजाइन मींस प्लस एंड माइनस होगा, और कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा मैक्सिमम Q मिनिमम P, ठीक है। तो यहां से हमारा जन्म होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो हमको निकालना है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है ये, और इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, यही चीज को। इसका मैं डायग्राम यहां बना देता हूं, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, और ये ग्राउंडेड था। इसमें मान लें चार्ज कैपिटल Q है, तो इसमें कितना होगा, माइनस Q। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लें सिग्मा है, तो इसमें कितनी होगी, माइनस सिग्मा। एक सेकंड, वीडियो फोकस हो रहा है ना, हाँ बेटा हो रहा है वीडियो फोकस, ठीक है। चलो देखो, ये अब प्लस Q और ये माइनस Q। अगर मैं बीच वाले, और मान लो प्लेट का जो सेपरेशन है वो कितना है, D है, हर प्लेट का एरिया क्या है, A, दोनों ही प्लेट का एरिया A है, तो क्या मैं कह सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा, अपने को पता है, देख कैपेसिटेंस अगर मुझे निकालना है, वी नो कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई योर V। हमें Q तो पता है कि चार्ज कितना है, हमको बस ये देखना है कि पोटेंशियल कितना है प्लेट का, पोटेंशियल कितना है प्लेट का। तो एक बार बता, सिंस ये ग्राउंडेड है तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0, और इसका पोटेंशियल कुछ एक V था, हमने माना था। तो V is the potential of this plate and V is also the potential difference. V is also the potential difference because this is V and this is 0. So V is also the potential difference. तो किसी तरीके से अगर मैं potential difference निकाल लूं तो क्या मुझे V मिल जाएगा, क्या मैं उसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, हाँ। potential difference कैसे निकालेंगे, ये याद है, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, माइनस किस लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, उसके लिए था, उसमें वापस नहीं जाएंगे। सिंपल वर्ड्स, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी आर।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये E इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, चेंज इन नेट चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे नेट चेंज इन पोटेंशियल ही तो V है, V माइनस जीरो इज V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर, व्हाट इज डेल्टा आर? स्मॉल डी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बात बता, बीच वाले किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ? इस तरफ। कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ? इसी तरफ, क्योंकि नेगेटिव खींच रहा है कि नहीं, उसके लिए भी कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं कह सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रही है? अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यों नहीं पुट किया? बेटा माइनस क्यों पुट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग क्या पुट करते हैं? साइन पुट नहीं करते, बता चुका हूं तेरे को, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ कांस्टेंट। क्योंकि मैं बताया था कि इनफाइनाइट जो हमने इनफाइनाइट प्लेट माना था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या माना था? माना क्या था? समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं करती। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा एक और चीज जो मैं छोटी सी चीज बताना भूल गया, जब हम कैपेसिटर को बिल्ड करते हैं तो ए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा। ए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और डी की वैल्यू बहुत कम होती है, और डी की वैल्यू बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देख, ए की वैल्यू बहुत ज्यादा और डी की वैल्यू बहुत कम, यानी कि प्लेट असलियत में बहुत ज्यादा नजदीक है और प्लेट्स बहुत बड़े भी हैं। अच्छा प्लेट्स बहुत बड़े हैं और बहुत नजदीक है, तो बीच में जो कोई सा भी पॉइंट होगा उसके लिए दोनों प्लेट लगभग इनफाइनाइट होंगे कि नहीं? तो ऐसा इमेजिन कर कि तू एक कीड़ा है रखा हुआ है और उसके सामने दो बड़े बड़े प्लेट रखे हैं और दोनों प्लेट इतने बहुत नजदीक है, तो उस कीड़े के हिसाब से बहुत इनफाइनाइट बड़ी प्लेट हो गए ना वो। समझ में आई है? ताकि ये इनफाइनाइट प्लेट रहे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही क्लोज रखते हैं और एरिया को बहुत बड़ा रखते हैं। इसका एक तो ये सिग्निफिकेंस है, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा इज व्हाट? स्मॉल डी। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग रिप्लेस करते हैं क्यू को क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। बी को क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, क्या आया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया कैपेसिटेंस। तो अच्छे से देख, कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होना है तो ए क्या होना पड़ेगा? ज्यादा। कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होना है तो डी को क्या होना पड़ेगा? कम। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये वैक्यूम में होता है, इन वैक्यूम, इन मीडियम, किसी भी मीडियम में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? मैंने क्या बताया था, जब भी मीडियम आएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट डाल दोगे। इसका प्रॉपर मीनिंग चैप्टर के एंड में समझ में आएगा क्यों आया था। So in medium capacitance is this and in your vacuum capacitance is this. This is for parallel plate capacitor. हमारे सिलेबस में सिर्फ और हमारे सिलेबस के NWT तक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। हालांकि दो और टाइप के कैपेसिटर होते हैं, सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल कैपेसिटर। एक तो मैंने स्फीयर पहले कराया था और दो स्फीयर का एक कैपेसिटर होता है, वो मेरे नोट्स खोलोगे तो आपको डिराइवेशन मिल जाएगा। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। एनडब्ल्यूटी में, एनडब्ल्यूटी और बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर जेडब्ल्यू में इसका देखना है तो आप लोग एक बार उसको देख लो, सिंपल इंटीग्रेशन किया है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट था ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था ना। उन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन करता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख लेना, आपके काम का नहीं, आपको देखना है, देखो आपके ऊपर है, लिख लो ये वाला। हाँ तो जो कुछ बेसिक बोर्ड के सवाल करा रहा हूं मैं। प्लेट एरिया इज डबल्ड, प्लेट सेपरेशन इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड चार्ज इज डबल्ड। मतलब मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें कुछ एक चार्ज है, ये इनिशियल कंडीशन है। बोला है कि इसका जो प्लेट एरिया डबल कर दिया, यानी कि प्लेट को डबल साइज का कर दिया। प्लेट सेपरेशन रिड्यूस्ड बाय हाफ, प्लेट एरिया ए होता है, यानी मैं डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा हूँ, खुद ही समझ लो। प्लेट एरिया ए से 2a कर दिया, प्लेट सेपरेशन क्या होता है? स्मॉल डी, उसको क्या कर दिया बेटा? रिड्यूस बाय हाफ, यानी डी से डी/2 कर दिया और चार्ज को कर दिया डबल। बोला है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कैपेसिटेंस। मैंने एक बार बता चुका हूं कि कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट ए डी है फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या? मीडियम, और ए और डी क्या है? साइज शेप, साइज और शेप, डायमेंशन कह सकते हो। चार्ज पे डिपेंड करता है नहीं, तो ये चार्ज डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ भी करो, कैपेसिटेंस तो बॉडी की अपनी खुद की एबिलिटी है। कैपेसिटेंस उसका खुद का पैरामीटर है, वो चार्ज या वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। जिस तरह रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, उसी तरह चार्ज भी इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस क्या था बेटा?
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फाइनल कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू डी बाई 2, तो ये बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। और वी कैन से 4c, अगर इनिशियल कैपेसिटेंस c है तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो गया 4c। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100, व्हाट इज फाइनल 4c, व्हाट इज इनिशियल c इंटू 100, आपका आ गया 300%। बेसिक बोर्ड का सवाल, कोई बड़ी बात नहीं। एक कैपेसिटर हैविंग सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r, यानी कि अभी जो कैपेसिटर का प्लेट है वो सर्कुलर है, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, हालांकि पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली है, सर्कुलर प्लेट है, ऐसे रखा हुआ है ऐसे। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। प्लेट सेपरेशन क्या है बेटा, डी है, ठीक है। बोला है कि अपने को इसके रेडियस को मैंने आधा कर दिया, यानी अभी जो डाइलेक्ट्रिक है उसका रेडियस मैंने आधा कर दिया है। प्लेट सेपरेशन सेम रखा है क्योंकि कुछ बोला नहीं उसके बारे में। तो बोला है कि क्या डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर मैं इंसर्ट करूं, मतलब इसके अंदर कुछ एक मटेरियल इंसर्ट करूं, क्या इंसर्ट करूं जिससे कि नेट कैपेसिटेंस सेम रहे। क्वेश्चन थोड़ा एब्सर्ड लग सकता है लेकिन बोर्ड का सवाल है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, व्हाट इज एरिया, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई डी, दिस इज इनिशियल कैपेसिटेंस। फाइनल कैपेसिटेंस क्या है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया है के का, तो के एप्सिलॉन नॉट ए की जगह क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। हमें क्या बोला, इनिशियल कैपेसिटेंस और फाइनल कैपेसिटेंस सेम है, इक्वेट कर दे, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई डी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 4d। अच्छे से देखेगा तो k की वैल्यू 4 आ रही है, यानी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 वाले को अगर हम इंसर्ट करेंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम, यानी कि दोनों का चार्ज स्टोर करने का कैपेबिलिटी सेम हो जाएगा। यानी कि हम लोग किसी बॉडी के अंदर कोई मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो उसका चार्ज स्टोर करने का कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होता है, ठीक है। चलो लिख लो बेटा ये वाला चीज, बोर्ड का प्रॉपर सवाल है ऐसा। हाँ तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर का हम अभी सीरीज कनेक्शन करेंगे, इसके बाद पैरेलल कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन हम सबको पता है कि ऐसा होता है, एक के बाद एक लगता है, एक के बाद एक से लगते जाता है। खैर हम लोग बनाते हैं ये वाला चीज। देखो भाई स्टार्टिंग क्या हुआ, मैंने एक प्लेट लिया और उसमें कुछ एक पॉजिटिव चार्ज दिया, उसके सामने मैं एक और न्यूट्रल प्लेट लेके आया, सुनते जाना अच्छे से, न्यूट्रल प्लेट लेके आया तो उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और उसके पीछे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पीछे वाले प्लेट से एक वायर लिया और उसे एक न्यूट्रल प्लेट से कनेक्ट कर दिया, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सुनना अच्छे से, मैंने सिस्टम को बस यही चार्ज दिया है, सिस्टम को मैंने क्यों चार्ज दिया, ये तो इंड्यूस हुआ है और ये इंड्यूस हुआ तो पीछे वाला न्यूट्रलिटी के लिए बना था और वो वहां पर चला गया, तो मैंने सिस्टम को कोई नया चार्ज नहीं दिया है, क्यों ही दिया है। अब मैं सामने एक और न्यूट्रल प्लेट लेके आया, सुनते जाना चाहिए, न्यूट्रल प्लेट लेके आया तो सामने एक और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फिर पीछे पॉजिटिव आएगा, मैं वायर से कनेक्ट करूंगा तो वो फिर से यहाँ आ जाएगा, और फिर मैंने एक और न्यूट्रल प्लेट लेके आया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और पीछे पॉजिटिव आया, उसको मैंने ग्राउंड किया तो सारा का सारा ग्राउंड में चला गया। ये बात समझ में आया कि नहीं। मान लो तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटर C1, C2 और C3 है, ठीक है। एक बात बता, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, मान ली कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ V1 का, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो यहाँ पे फिर से पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, कितने का, V2 का। यहाँ पे भी सेम चीज, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, V3 का। तो तीनों ड्रॉप हो रहे हैं ना, तो नेट पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इस सर्किट का अगर मैं एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, इक्विवेलेंट मतलब एक शॉर्टकट डायग्राम बनाऊं, तो कैसा बनाऊंगा, मैंने मतलब मान ले इन सब का रिजल्टेंट, ये सारा कुछ जो है इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान ले CS है, CS मतलब C सीरीज है। तो ये बता, मैंने टोटल सिस्टम को चार्ज कितना दिया था, बस प्लस क्यू, और यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ था और आखिरी वाले को मैंने ग्राउंडेड कर दिया। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे का समेशन ये लिया है, मतलब ऐसा मान ले कि आगे कितना भी कैपेसिटर लगाया, मैंने तो चार्ज दिया, वो कैपेसिटर में यहाँ पे चार्ज किया, यहाँ पे इंड्यूस हुआ, फिर वो
पीछे वाला चार्ज इसमें गया, एंड सो ऑन इट हैपनिंग। मैंने बोला कि इन सारे कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट एक ही कैपेसिटेंस है वो ये है, ये सारा कैपेसिटर जो रिजल्ट देगा ये एक कैपेसिटर वही रिजल्ट देगा, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो वही तो होता सीरीज कनेक्शन, क्योंकि इन ये जो सीरीज में है तो इनका जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये देगा। अब एक बात सुनो, एक बात बता, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, तो पीछे भी प्लस क्यू ही आया होगा, तो प्लस क्यू ही यहाँ पे गया होगा और माइनस क्यू इंड्यूस हुआ होगा, फिर पीछे प्लस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू आ गया होगा माइनस क्यू, यानी कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात याद रखना इन सीरीज, सीरीज का साफ साफ मतलब है कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये बात एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सीरीज का साफ साफ मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चार्ज एक पहले कैपेसिटर में जितना चार्ज है उतना ही बाकी कैपेसिटर में चार्ज होगा, और वही सर्किट का नेट चार्ज भी होगा, ठीक है। अच्छा मान लो इस सर्किट में, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट में नेट पोटेंशियल का ड्रॉप होता है V, यानी कि ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसका नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ V। ये किसका इक्विवेलेंट सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें नेट ड्रॉप कितना हुआ है, V1 प्लस V2 प्लस V3 का, तीनों का ड्रॉप मिला के ही ना वो सर्किट बनाया ना, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें नेट पोटेंशियल का कितना ड्रॉप है, V का। अच्छा दिस V कैन बी रिटन एज Q by C। व्हाट इज V, Q by C। व्हाट इज V1, Q by C1। व्हाट इज V2, Q by C2 एंड Q by C3। अच्छे से देखिएगा तो Q Q Q कैंसिल गया, 1 by C इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि सीरीज कनेक्शन में इनवर्स लॉ फॉलो करता है ये, ठीक है। इसका कुछ केसेस है। केस वन, टू कैपेसिटर्स, मान ले दो कैपेसिटर लगाया मैंने सीरीज में, तो 1 by C क्या आ जाएगा, 1 by C1 प्लस 1 by C2, तो 1 by C आपका क्या आ गया, एलसीएम लो, C1 C2 ऊपर C1 प्लस C2, तो यहाँ पे सॉरी जो C सीरीज है वो कितना आ रहा है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट बाय सम। हम डायरेक्टली याद करते हैं प्रोडक्ट बाय सम। जब भी दो कैपेसिटर लगेगा तो हम लोग कैसे याद करेंगे, प्रोडक्ट बाय सम। ये तीन कैपेसिटर के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए हम लोग सिंपली याद कर लेंगे क्या, प्रोडक्ट बाय सम। कोई भी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट केस 1 हमने करा दिया, अब केस 2 करा रहा हूं। ये याद रखना, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट एक n कैपेसिटी, केस 2 है, n कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। मान ले मैंने एक नहीं 1500 1600 कुछ नहीं 15 16 5 जितना भी है, सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है और सीरीज में कनेक्ट किया, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1 by C प्लस 1 by C प्लस 1 by C प्लस डॉट डॉट कितना टाइम्स, n टाइम्स। So 1 by C series will be equal to n by C, or we can say C series equal to C by n। उल्टा कर दे, यानी कि नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 by n टाइम्स। अगर अब सवाल मान ले तेरे को ऐसा दे दिया, 10 कैपेसिटर, each of capacitance 50 farad in series, फाइंड नेट कैपेसिटेंस, तो क्या बोलेगा, C सीरीज इक्वल टू क्या होगा, C बाई एन। 50 बाई कितना है, 10, 5 फैरेड हो गया रिजल्टेंट। समझ में आया कि नहीं, यानी 50 फैरेड के तूने कैपेसिटर लगाए और नेट रिजल्ट कितना हो गया, 5 फैरेड। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज, ये केस 2 भी लिख लो, आई होप लिख लिया होगा। इन सीरीज net capacitance decreases। ये मैं मीनिंग समझाता हूं आपको। मान ले 3 फैरेड एंड 6 फैरेड को मैंने सीरीज में लगाया, एक 3 फैरेड एक 6 फैरेड और तीसरा नहीं है, मान ले दो कैपेसिटर को मैंने सीरीज में लगाया। अच्छा कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ऐसा शो कर सकते हो। तो ये 6 फैरेड है और ये 3 फैरेड मैंने सीरीज में लगाया, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, दो कैपेसिटर है तो प्रोडक्ट वाइज सम कर, 3 into 6
बाई 3 + 6 कितना हो गया 18/9, 2 फैरेड आया कि नहीं, यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 फैरेड आ रहा है। अच्छे से देख, इसकी वैल्यू दोनों से कम है, यानी कि सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हमेशा कमती है, हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये बात समझ में आया, ये था सीरीज को लेके सब कुछ, नोट डाउन कर लो। पैरेलल कनेक्शन मतलब सिर्फ सीरीज में क्या था, एक कैपेसिटर के बाद एक कैपेसिटर, उसके बाद एक कैपेसिटर, लेकिन सबके सब सेम वायर में थे। यहाँ पे क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप मल्टीपल वायर लगा दो और हर वायर में कैपेसिटर डाल दो। समझ में आया कि नहीं? वहां पे क्या था, सब लाइन में कैपेसिटर थे, यहाँ पे एक के बाद एक के साथ एक और कैपेसिटर है, लेकिन सब में कॉमन क्या है, ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी, ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। ये भी ए और बी के साथ है, ये भी और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। एक बार बता, ए पॉइंट का कुछ एक पोटेंशियल है बी ए, इसका कुछ एक पोटेंशियल है बी बी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देख ये तो प्लेन वायर है और प्लेन वायर में किसी तरीके का पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है, प्लेन वायर में तो वैसे भी हम लोग कंसिडर कुछ करना ही नहीं है, तो इसके अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी वी ए माइनस वी बी। इसके अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी अगेन वी ए माइनस वी बी। यानी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। सीरीज में क्या था, चार्ज रिमेन सेम, पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। ये बात समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट चलो देखते हैं। ये बता, इनका मान ली इक्विवेलेंट सर्किट ये है, ये बता इन दोनों के बीच, ये दोनों भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट सर्किट भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड होगा, तो इसका भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक बात, इसमें चार्ज कितना है Q1, इसमें चार्ज कितना है Q2, तो क्या मैं कह सकता हूँ, बेसिक एक सिंपल चीज पता, चार्ज Q1 कुछ ऐसे गया होगा इसमें और चार्ज Q2 कुछ ऐसे गया होगा, तो इस पॉइंट से टोटल चार्ज कितना आया होगा, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 आया होगा, इससे Q1 गया होगा, इससे Q2 गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिक लॉ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए वाले पॉइंट से भी टोटल चार्ज कितना आया होगा, Q1 प्लस Q2, लेकिन ये तो इक्विवेलेंट सर्किट है, तो सारा का सारा चार्ज इसी में होगा, दैट इज Q1 प्लस Q2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q टोटल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, टोटल चार्ज इन द इक्विवेलेंट सर्किट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। व्हाट इज द टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2 ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, यहाँ अभी बोल देते हैं Q टोटल, इसमें टोटल चार्ज वो हालांकि Q1 प्लस Q2 ही है। Q को क्या लिख सकता हूं मैं, CB CP इंटू V, सपोज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट Q1 कितना होगा, इसमें जो चार्ज Q1 कितना होगा, C1 इंटू V, प्लस Q2 कितना होगा, C2 इंटू V, VV कैंसिल कर, C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2 आ गया कि नहीं? यानी पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस एड अप होते हैं। समझ में आया कि नहीं? केस 1, n कैपेसिटर इन पैरेलल। अच्छा, n कैपेसिटर पैरेलल में, यानी कि पैरेलल में मैंने n कैपेसिटर लगा दिए, सबका कैपेसिटर सेम है, तो C पैरेलल कितना होगा, प्लस C प्लस डॉट 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 n टाइम्स, आंसर कितना हो गया बेटा, n इंटू सी। नेक्स्ट, पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस नेट, जो नेट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं कैपेसिटर। मान ले मैंने 3 फैरेड और 6 फैरेड को लगाया, टोटल कितना आएगा, 9 फैरेड, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया। वो तो सिंपली समझ में आ रहा है कि चीजें ऐड हो रही है। तो ये था बेटा आपका सीरीज पैरेलल का खेल। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात याद क्या करनी है, सीरीज में इनवर्स लॉ एप्लीकेबल है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट, उसमें नेट कैपेसिटेंस कम होता है। पैरेलल में एडिशन, डायरेक्ट एडिशन लॉ है और नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, सीरीज में सब कुछ एक ही वायर में होता है, चार्ज सेम होता है। पैरेलल में सब अलग अलग वायर में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है बेटा, बेसिक प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, हालांकि इनमें से काफी ज्यादा मैं होमवर्क दूंगा, तो उस खुद ही आपको प्रैक्टिस करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोला नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, ये एक और सवाल है, ये एक और सवाल है। पहले ये वाला करते हैं। पहली बात, 3 और 6 क्या है, सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर में, और सीरीज में क्या लॉ फॉलो होता है, इनवर्स लॉ। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6
एलसीएम क्या होगा 6, 2 + 1 1/c, तो c कितना आ गया 6/3 आ गया 2 फैरेड। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ 2 फैरेड, यानी ये दोनों मिलके 2 फैरेड बनता है। 2 फैरेड और 2 फैरेड क्या है पैरेलल में चीजें क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा इन सिंपल वर्ड्स दैट विल बी हाउ मच 2 + 2 व्हाट इज हाउ मच 4, यानी आप सिंपली ऐसा बना दो। अच्छा मैंने डायग्राम मिटा मिटा के बनाया, आपको मिटा मिटा के नहीं बनाना है, आपको हर बार एक डायग्राम बनाना है, या तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये सवाल खत्म हुआ और ऐसे और भी सवाल होते हैं वो आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, कोई इसमें मतलब कठिन है नहीं, क्योंकि आप 10th में ऑलरेडी रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कर चुके हो, तो ये सब में कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। बस ये याद रखना है कि 10th में रजिस्टर में जो सीरीज का फॉर्मूला था वो इसमें पैरेलल का फॉर्मूला है, एंड सो ऑन, थोड़ा उल्टा हो गया फॉर्मूला। ये बोला है सारे कैपेसिटर का वैल्यू सी है, हमको बोला नेट कैपेसिटेंस निकाल ले। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो मैं क्या बोलता हूं, देख ये एक वर्ड है नोडल एनालिसिस, एक टेक्निक है, इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे हम लोग, एक बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं है। नोडल एनालिसिस मतलब नोड्स क्या होता है पॉइंट्स, तो पॉइंट का ध्यान देना है। तो पॉइंट ये ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए हो जाएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट ए क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ है क्या भाई, कुछ नहीं है ना, तो ये पॉइंट ए। अच्छा एक बार बता प्लेन वायर, तो मेरे को एक बार बता ये वायर है, ये वायर ऐसा गया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कुछ भी मतलब प्लेन वायर में किसी भी तरीके का कुछ है क्या, तो प्लेन वायर का लंबाई वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर इन अ सर्किट। सो दिस इज बी, दिस इज आल्सो बी, दिस इज आल्सो बी, एवरी अदर पॉइंट इज बी बिकॉज देयर इज नथिंग इन बिटवीन। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन मान ली यहाँ पे एक रेजिस्टर आ जाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी, समझ में आया, रेजिस्टर आ जाए या कैपेसिटर आ जाए या कुछ भी आ जाए, ठीक है, डाउट है कुछ भी, चलो मेरा बहुत मंशा था कि ये सब टॉपिक मैं क्लास में कराऊं, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखो तो ये ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए हो जाएगा, क्योंकि देख बीच में कुछ नहीं है, ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए, ये बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा बी, ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा बी। हालांकि ये ए है तो ये ए नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ए है बीच में कैपेसिटर है तो ये ए नहीं हो सकता, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी, क्योंकि कैपेसिटर को सी से रिप्रेजेंट किया है। ऐसा कोई पॉइंट बचा है कि जिसको मैंने नाम नहीं दिया, अब बोलोगे सर इस पॉइंट को तो नाम नहीं दिया, और गौर से देखिए ये पॉइंट ए ही है, दिख रहा है अपने को विजिबल, समझ में आया कि नहीं। अब आपको जो जो पॉइंट मिला है, क्या क्या पॉइंट मिला है हमको, बहुत सारा ए मिला है, बहुत सारा बी मिला है, ये पॉइंट भी बी है और एक डी मिला है, उनको आप सिंपल तरीके से बना दो, सिंपल तरीके से बना दो। कैसे बनाओ, एक बार ए लिखो, जो जो पॉइंट मिला है सबको एक एक बार लिखो। अच्छा बहुत सारा ए इस तरफ है तो मैंने ए इस तरफ लिख दिया, बहुत सारा बी इस तरफ है तो बी इस तरफ लिख दिया और बीच में मैंने डी लिख दिया। अब ये देख ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना कैपेसिटर है, ए और डी के बीच में ये एक, ए और डी के बीच में ये एक, तो इसका और इसका काम तो हो गया। तो ए और डी के बीच में दो कैपेसिटर, दोनों को लगा लो लाइन में। नेक्स्ट डी और बी के बीच में दो कैपेसिटर है, डी और बी के बीच में दो कैपेसिटर है, दोनों को लगा लो लाइन में। ए और बी के बीच में भी दो कैपेसिटर है, यानी ए क्यों, एक ये कैपेसिटर और एक दूसरा ये कैपेसिटर, इसको मैंने ऐसा ए के साथ एक लाइन लगी, बी के साथ भी एक लाइन लगी। अब तो एक बात बता, सबका कैपेसिटेंस सी है, ये भी सी दोनों क्या है पैरेलल में, तो सी और सी मिलके क्या बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा। अच्छा इस डायग्राम को ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, इस डायग्राम को अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, इसमें मैं थोड़ा डिटेलिंग बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेलिंग बताएंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तुम एक बात बताओ यार, ये दोनों ये भी सी और सी मिलके कितना हो जाएगा 2c, सी और सी मिलके क्या हो जाएगा 2c, ये था ए ये था बी, ऊपर से गया ये क्या था सी, ये भी क्या था सी, 2c और 2c अगर सीरीज में रहा तो क्या निकलेगा, सॉल्व कर, सॉल्व खुद कर, आंसर आएगा, मैं सीधा बता दे रहा हूं, आंसर आएगा सी। सी और सी कैसा है, सी इसके पैरेलल, दे आर इन पैरेलल, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3c, आंसर आपका 3c है। समझ में आया कि नहीं, इसको ऐसे कर सकते हो। अच्छा बहुत बच्चों को डाउट होगा सर क्या कर दिया समझ में नहीं आया, क्या कर दिया समझ में नहीं आया, इसको मैं थोड़ा रियलिस्टिक फील देता हूँ तेरे को,
थोड़ा सा रियलिस्टिक फील लेता हूँ। तू मेरे को एक बात बता, दिस पार्ट ऑफ द वायर की कोई जरूरत है क्या? ये पार्ट यहाँ पे जाके यहाँ पे आके 2 टुकड़ों में टूट रहा है, ये वायर यहाँ पे आया फिर 2 टुकड़ों में टूटा, इस पार्ट की कोई जरूरत है क्या? इस पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। वहां पर 2 टुकड़ों में टूट रहा था, मैंने यहाँ पे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सेम देख, यहाँ पे 2 टुकड़ों में टूटा है ना, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ गया, ला सकता हूँ ना। सेम यहाँ पे भी, सेम इसको भी वहां पे लेके चले गए। तो अच्छे से देख, इसमें और इसमें क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ में आया कि कोई अंतर नहीं? देख रेफ्लिका डायग्राम है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये सब हमको समझ में कैसे आएगा? इसलिए तो मैं सिखा रहा हूँ। ये जो नोडल एनालिसिस मैंने करना सिखाया, देखो हर बार अपने को ना ऐसी चीजें विजिबल नहीं होती कि हाँ वायर यहाँ पे लगा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब चीजें हमको समझ में नहीं आती हमेशा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पॉइंट्स का नाम दो और ऐसे अप्रोच करो, आंसर हर बार आएगा। तो आंसर इसका कितना है बेटा? 3C। ठीक है, लिख लो। ये बच्चों अगला सवाल है, आज का आखिरी सवाल है। तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो बोला है कि नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालो। तो पहली बात वैल्यू दे देता हूँ आपको, ये 2 है, 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 ये 1, ये 1, ये 1। ठीक है, चलो अब बोला है कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, कैसे निकालें? देखते हैं पहले सीरीज पैरेलल कुछ है क्या। कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2 और 2 तो सर सीरीज में है। नहीं बेटा, बीच में से वायर निकला है। कभी भी अगर बीच में से वायर निकला तो वो सीरीज नहीं रहा, सीरीज नहीं रहा। क्यों? मैं बताता हूँ। देख, यहां से मान ले चार्ज क्यू आया, तो इसमें चार्ज क्यू है, इसमें माइनस क्यू आएगा, पीछे से प्लस क्यू जाएगा। अच्छा, प्लस क्यू जब जाएगा तो यहाँ पे पूरा थोड़ी प्लस क्यू पहुंच जाएगा, कुछ यहाँ से निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा कम पहुंचेगा, थोड़ा कम पहुंचेगा। इन शॉर्ट सीरीज के लिए क्या कंडीशन है? दोनों में चार्ज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज सेम हुआ नहीं, क्योंकि कुछ चार्ज तो निकल गया ना। तो सीरीज में बीच में से वायर नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे बीच में से वायर निकला है, यानी कि दीज टू आर नॉट इन सीरीज। कुछ बच्चे बोलेंगे दीज टू आर इन सीरीज, तो बेटा बीच में से वायर निकला है, समझ में आया कि नहीं? तो सीरीज तो नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये दोनों सर पैरेलल में, ये 1 और ये 1 पैरेलल में। नहीं बेटा, पैरेलल में क्या होता है? दोनों सेम 2 पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि बोथ दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट ई एंड एफ। ये दोनों कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे ए है, अच्छा ये मान ले बी है, ये मान ले डी है, और ये मान ले ई है। अच्छा ये डी है, तो ये डी क्यों नहीं? क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, पॉइंट का नाम रखना पड़ेगा। तो दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड डी, एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड ई। हाउ कैन दे बी इन पैरेलल? पैरेलल के ये दोनों पॉइंट कुछ लगे रहना चाहिए था, जो कि बीच में कैपेसिटर आने की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, तो कैसे निकालें? देखो इसका भी सॉल्यूशन है, अच्छे से देख। ये दोनों कैपेसिटर क्या है? सीरीज में। ये दोनों कैपेसिटर क्या है? सीरीज में। तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया सीरीज में? 1। सॉल्व करके देख लेना, 1। ये 1 और ये 1 किसमें है? देख, दोनों सेम पॉइंट में कनेक्टेड है। किसमें है? पैरेलल में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 1 + 1 2। एक बात बता, ये 2 और ये 2 क्या है? सेम वायर, सीरीज। तो ये 1, ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा बेटा? 1। ये 1 और ये 1 किसमें? सीरीज, सॉरी पैरेलल में। तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया बेटा? 2। ये 2 और ये 2 किसमें है? एक ही वायर, सीरीज में। तो 2 और 2 मिलके कितना हो गया बेटा? 1। ये 1 और ये 1 किसमें है? पैरेलल में। मिलके कितना हो गया? 2। ये 2 और ये 2 किसमें है? किसमें है ये? सीरीज में। तो ये 2 और 2 मिलके कितना हो गया? 1। ये 1 और 2 ये 1 और 2 क्या है? पैरेलल में। तो 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 3 फैरेड। आया समझ में? ठीक है।